हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सीरीज के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर से चालू करेंगे, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में हम लोग फेयर्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ेंगे, दूसरे में फेस्टिवल्स, और इसके बाद हम लोग क्लास 3 में आर्ट्स एंड कल्चर के बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्चुअल जानकारियां हासिल की। इंट्रोडक्शन लेक्चर जो आपका था उत्तर प्रदेश का, उससे उत्तर प्रदेश बेस्ड एग्जामिनेशंस में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस हर हालत में पूछे जाते हैं, और इस बार भी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन कम से कम उससे पूछे जाएंगे ही। ठीक, ये जो हमारा लेक्चर है उत्तर प्रदेश के मेले या फिर फेयर्स, इससे भी हर हालत में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आने तय हैं, चाहे वो आपके मैचिंग के फॉर्म में आए या फिर आपके नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे। तो चलिए चालू करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर, फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। हिंदी महीनों के बारे में लेक्चर शुरू करने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में काफ़ी जगह पे ऐसा आएगा कि कोई एक फेस्टिवल है या फिर कोई एक मेला है, वो मान लीजिए वैशाख महीने में होता है या आश्विन महीने में होता है या कार्तिक महीने में होता है। तो आपको अपनी जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए कि वो जो इंग्लिश महीना है वो कब का होगा। ठीक, ज़्यादातर सभी को पता होगा, अभी हम लोग की चैत्र नवरात्रि का समापन हुआ है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हमारा हिंदी नव वर्ष चालू होता है ना। तो चैत्र नवरात्रि आपकी मार्च से अप्रैल के बीच में ही पड़ती हैं। ठीक, तो चैत्र महीना आपका मार्च से अप्रैल महीने में ही पड़ेगा। ठीक, फिर आपका आता है वैशाख, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बैसाख भी बोलते हैं। वो आपका अप्रैल से मई के बीच में होता है। बैसाखी जो है वो इसी महीने में मनाई जाती है। ठीक, फसल आपकी कटती है इसी महीने में। ठीक, फिर आपका आया ज्येष्ठ। ज्येष्ठ या फिर जेठ भी आप इसको कहते हैं। ये मई से जून तक का टाइम होता है। फिर आषाढ़, जिसमें हम लोग आषाढ़ी भी मनाते हैं। आषाढ़ी एक तरीके का फेस्टिवल होता है हिंदूज में, जिसमें हम लोग आम के साथ वो एक दाल वाली रोटी और शीरा जिसको कहते हैं, एक तरीके का पतला सा हलवा टाइप का, उसका आनंद उठाते हैं, है ना। तो आषाढ़ जो आपका है वो जून से जुलाई के बीच में होता है। ठीक, फिर श्रावण महीना, जो कि शिव जी का महीना माना जाता है, वो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। भाद्र या फिर भादौ, अगस्त से सितंबर। आश्विन, सितंबर से अक्टूबर। कार्तिक, जिसमें हम लोग कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं, तुलसी विवाह होता है, वो आपका अक्टूबर से नवंबर में होता है। फिर अग्रहण या फिर अगहन जिसको हम लोग कहते हैं, वो नवंबर से दिसंबर। पौष या फिर पूस, दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है। अच्छा, पूस का नाम सुन के आपको प्रेमचंद्र जी की एक कहानी याद आई होगी, पूस की रात, जिसमें उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इस महीने में पड़ने वाली ठंड के बारे में वर्णन करा है। उसमें एक आदमी होता है हल्कू, जो कि अपने खेत पे पहरेदारी करने जाता है, लेकिन ठंड की वजह से वो पहले एक कुत्ते से चिपट के सोता है ताकि थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। फिर बाद में जब वो भी फायदा नहीं होता, तो वो बुझी हुई आग की राख के पास बैठकर हल्का सा अपने आप को गर्म रखता है।
और इसी चक्कर में नील गाय जो है वो उसका पूरा खेत तबाह कर देती है ना। तो पूष आपको सबको पता है कि दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीनों में से एक होते हैं। तो पूष जो है वो दिसंबर से लेके जनवरी का टाइम होता है, ठीक। फिर माघ महीना आपका जनवरी से फरवरी का, फागुन फरवरी से मार्च का, और चैत्र आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया मार्च से लेके अप्रैल तक का, ठीक। तो चलिए हम लोग अब फेयर्स पे आते हैं। उत्तर प्रदेश को फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का लैंड कहा जाता है या क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं जो पूरे साल भर मनाए जाते हैं। अगर एक हम नॉर्मल रफ आइडिया भी लें तो करीब 2250 यानी 2250 फेयर्स उत्तर प्रदेश में हर साल ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, जिसमें से अकेले मथुरा 86 फेयर्स ऑर्गेनाइज करता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेयर्स ऑर्गेनाइज करने के मामले में मथुरा टॉप पर है, ठीक। मथुरा के बाद कानपुर और हमीरपुर का नंबर आता है जो कि 79 फेयर्स दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर झांसी 78, आगरा 72 और फतेहपुर 70 फेयर्स पूरे साल में ऑर्गेनाइज करता है। पीलीभीत जो है वो सबसे कम फेयर्स का ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक। अब हम लोग कुछ मेन फेयर्स के बारे में देखते हैं। जो भी ये रेड पे हमने हेडलाइनिंग करी है वो सारे इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं जिनसे लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हो सके तो कॉपी पेन लेके इन जो सब नहीं तो फिर जो ये रेड में है उनके बारे में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला जो फेयर है वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फेयर है, ठीक है। इसकी जो लोग इसमें विजिट करते हैं उसका अंदाजा हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ मेला का जब आयोजन होता है तो नासा की जो सैटेलाइट है वो कुंभ मेला का स्पेस से फोटो लेती है और जितनी गैदरिंग होती है वो नासा आपके फोटोज रिलीज भी करती है, आपने देखा भी होगा काफी बार। तो आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्पेस से भी कुंभ मेले की एक अच्छी खासी फोटो आ जाती है ना। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेयर है। लेकिन वर्ल्ड में कुछ लोग इसको मानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक का लार्जेस्ट फेयर का वो ल्यूजियाना परचेज एक्सपोजिशन का है जो कि सेंट लुइस यूएसए में हुई थी 1904 में, ठीक है। अगर हम कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेले का आयोजन हर 3 साल में होता है, ठीक। और 4 शहर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में अल्टरनेटिवली हर 3 साल में इनका हर एक जगह पे आयोजन होता है। मान लीजिए हरिद्वार में 2020 में यानी 2020 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ, ठीक है। तो 2023 में नासिक में होगा, 2026 में उज्जैन में होगा, 2029 में प्रयागराज में होगा, फिर 2032 में वापस हरिद्वार में होगा। तो अगर हम एक आपसे क्वेश्चन पूछें कि हरिद्वार में अगर 2020 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ है तो दोबारा हरिद्वार में कब कुंभ मेले का आयोजन होगा, तो आप सभी सीधे सीधे बोलेंगे कि 2032 में। सर अभी तो आपने बताया, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं फालतू का। लेकिन भाई थोड़ा सा जरूरी क्वेश्चन था इसीलिए पूछ लिया। हर एक
इन 4 में से हर एक शहर में दोबारा कुंभ मेले का आयोजन 12वें साल पर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे एक अलग से पॉइंट भी बना के लिखा है, प्रयागराज में हर 12वें साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, जिसको हम लोग संगम नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का कॉन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो हर 12वें साल में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, एक इससे जुड़ी एक घटना है, समुद्र मंथन से निकल कर आती है जो, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा आपका अम्यूजमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा बोर भी आप कम होंगे। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं और जो असुरों में लड़ाई हुई अमृत को लेकर। ठीक, तो दोनों के बीच में बैठकर सहमति हुई कि समुद्र मंथन किया जाता है और जो अमृत निकलेगा वो आपस में आधा आधा डिवाइड कर लिया जाएगा। ठीक, तो एक तरफ देवता खड़े होते हैं, एक तरफ आपके असुर खड़े होते हैं और समुद्र मंथन करना चालू करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें उसमें से निकलती हैं, रत्न निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। फिर आपका विष निकलता है, हलाहल। तो शिव जी आकर वो विष पी लेते हैं, ठीक, ताकि और लोगों पर इसका दुष्प्रभाव ना हो। तभी आपने देखा होगा शिव जी का जो कंठ है, गला जो है वो नीला है, वो इसी वजह से है, वो विष को ग्रहण करने की वजह से वो नीलकंठ महादेव भी कहलाए हैं। ठीक है, तो अब आगे भी बढ़ते हैं थोड़ा सा। अर्धकुंभ में मेला जो है वो सिर्फ 2 शहरों में, प्रयागराज और हरिद्वार में, हर 6 साल के इंटरवल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे कुंभ मेले की एक फोटो है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक बड़ी गैदरिंग आप देख सकते हैं, है ना। तो कुंभ मेले का आयोजन कब होता है? हर 12 साल में। तो अर्ध कुंभ यानी कि आधा जो कुंभ है वो कब आयोजन होगा? वो होगा हर 6 साल में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा अगर आपसे पूछा जाए तो होगा वो प्रयागराज और हरिद्वार में ऑर्गेनाइजेशन होगा अर्ध कुंभ का। ठीक, कुंभ मेले को जो 144 साल यानी 144 ईयर्स के बाद जो कुंभ मेला मनाया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको हम लोग महाकुंभ मेला भी कहते हैं, महाकुंभ। ठीक है, और कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया में यूनेस्को की इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के कितने इवेंट्स आते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि टोटल 13 इवेंट्स हैं जो कि इंडिया के यूनेस्को इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। जो सबसे पहले 3 इंक्लूड करे गए थे वो 2008 यानी 2008 में कुट्टियम, वैदिक चैंटिंग और रामलीला, इन तीनों को 2008 में इंक्लूड करा गया था। ठीक है, और जो लेटेस्ट जो इंक्लूड करा गया था यूनेस्को की इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, वो 2017 में कुंभ मेला, ठीक है, इसको ही इंक्लूड करा गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फेयर की तरफ। माघ मेला। माघ मेला जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आपने यहाँ पे पढ़ा भी था माघ। ठीक, तो इसी से रिलेटेड है माघ मेला। कब होता है? जनवरी फरवरी। ठीक है, इस इंटरवल में। तो माघ मेला जो है वो माघ महीने पे ही इसका आयोजन होता है और प्रयागराज में हर साल पर इसका आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है
कि कुंभ मेला हर 3 साल में एक एक जगहों पे ऑर्गेनाइज होता है, जबकि माघ मेला हर साल प्रयागराज में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक, और हर 12वें साल में, जैसे आपको हमने बताया भी पिछले वाले में कुंभ मेले में, कि अगर प्रयागराज में एक बार कुंभ मेला हुआ तो उसके बाद 12वें साल पे प्रयागराज में दोबारा कुंभ मेला होगा। ठीक, और जब 12वें साल में प्रयागराज में कुंभ मेला होगा तब ये माघ मेले के साथ ही कोइंसाइड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण मेला। रामायण मेला को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे अगर देखा जाए या नेशनल यूनिटी के तौर पे भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज जो करा था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने करा था 1961 में। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो रामायण के पार्ट होते हैं या जो रीजनल वर्जन्स होती हैं रामायण की, उससे क्या होता है कि नेशनल यूनिटी प्रमोट होती है। ठीक है, तो उन्होंने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करा कि भाई ऐसा एक रामायण मेला होना चाहिए जो कि नेशनल यूनिटी को भी बढ़ावा दे। ठीक, तो उनके जो विचार थे उससे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के 1973 में यानी 1973 में जो चीफ मिनिस्टर थे कमलापति त्रिपाठी जी, उन्होंने पहली बार रामायण मेला का आयोजन चित्रकूट में करा। ठीक है, कब करा? 1973 में। ठीक, याद रहेगा आप सबको। फिर उसके बाद अयोध्या में हर साल इसका आयोजन होने लगा 1982 से। श्रीपति मिश्रा जी थे उस समय 1980s में आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनके देखरेख में अयोध्या में इसका आयोजन होना शुरू हुआ। ठीक है, रामायण मेला की खासियत क्या है कि यहाँ पे मेले के समय पे रामलीला, रामायण के पाठ और भी काफ़ी कल्चरल इवेंट्स जो हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये रामायण मेला का पंडाल है, डॉक्टर लोहिया रामायण मेला। भाई इसका ये नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो करा, इसका आइडिया जो दिया वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने ही दिया। ठीक है, तो इसका नाम ही पड़ गया डॉक्टर लोहिया रामायण मेला। ठीक है, फिर आते हम लोग जन्माष्टमी फेयर। ठीक, जन्माष्टमी ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे, हर किसी के घर पे जन्माष्टमी का आयोजन होता है जो कि कृष्ण पक्ष के भाद्र महीने में पड़ती है। भाद्र महीना कब पड़ता है? भादो यानी अगस्त सितंबर के महीने में। ठीक है, अच्छा आपको ये पता होगा कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, है ना। तो कृष्ण पक्ष का मतलब होता है जिस टाइम आपकी डार्क नाइट्स होती हैं, मतलब कि जिस समय चंद्रमा या चांद जो होता है वो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपके कृष्ण पक्ष होते हैं। और शुक्ल पक्ष वो होते हैं जिसमें चांद दिखता है। ठीक है, तो जन्माष्टमी का आयोजन कब होता है? 8वीं तिथि होती है यानी अष्टमी, कृष्ण पक्ष की, मतलब कि जिस समय चांद नहीं दिखता है, भाद्र महीने में। ठीक है, जन्माष्टमी फेयर का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मथुरा में होता है 9 दिन के लिए। ठीक, जो टेम्पल्स हैं कृष्ण जी के उनको काफ़ी ज़्यादा सजावट की जाती है उनकी, और रासलीला की परफॉर्मेंस करी जाती है। रासलीला आपको दिखाते हैं हम, इस पे फोटो पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं और बाकी ये गोपियाँ हैं, और यहाँ पे ये एक रासलीला चल रही है। ठीक है, उसी को रिक्रिएट करा जाता है यहाँ पे, आप इसमें फोटो में देख सकते होंगे। ठीक है, उसी रासलीला को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाती है ठीक जन्माष्टमी फेयर में। आगे बढ़ते हैं, बाटेश्वर मेला, बाटेश्वर फेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीपीएससी हो या फिर बाकी एग्जाम्स, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बाटेश्वर फेयर।
ठीक। काफ़ी लोग कहते हैं कि बाटेश्वर फेयर जो है, काफ़ी बुक्स में दिया हुआ है या फिर काफ़ी नेट सोर्सेज जो हैं वहाँ पे दिया जाता है कि बाटेश्वर फेयर जो है वो एशिया का या फिर इंडिया का सबसे बड़ा फेयर है, कैटल फेयर, लेकिन ये सरासर गलत है। ठीक है। सबसे बड़ा जो इंडिया का और एशिया का एनिमल फेयर है वो आपका सोनेपुर में है, बिहार। ठीक है। तो बाटेश्वर मेला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इसको बाटेश्वर मंदिर एक है आगरा में, उसके कॉम्प्लेक्स के पास एक जगह है, ठीक है, ग्राउंड है, वहां पे ये देखिए आप, ये बाटेश्वर मंदिर हो गया। ठीक है। बाटेश्वर मंदिर के पास ही ये एक ग्राउंड है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है जानवरों का मेला लगता है, खरीद फरोख्त होती है। काफ़ी दूर दूर से, इंडिया भर से जो पशु पालक हैं वो अपने कैमल्स, घोड़े, गधे, बकरियां, ये सब लेके इस मेले में आते हैं जहाँ पे इन जानवरों की बोली लगती है और लोग इनको यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। ठीक है। पुष्कर मेला आप जानते ही होंगे। पुष्कर मेला मैग्नीट्यूड और स्टाइल में काफ़ी एक हटकर है, एनिमल फेयर के लिए फेमस है राजस्थान में। तो उसी के तरीके से ही ऑलमोस्ट होता है ये। ठीक है। दिवाली से 3 वीक्स पहले ये चालू होता है, करीब 25 दिन के आसपास का ये मेला होता है। ठीक। इस एनिमल फेयर के बाद जो है वो बाटेश्वर मंदिर के पास जो है साधु और जो डिवोटीज होते हैं यानी भक्त जो होते हैं वो यमुना नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भी एक रिलीजियस सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है, आप यहाँ पे फोटो पे देख सकते हैं। टेम्पल का ये कॉम्प्लेक्स है, ये यमुना नदी है। ठीक है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इस पे लोग पार्ट लेते हैं। ठीक है। चलिए फिर दादरी कैटल के बारे में बात करते हैं। दादरी एक जगह है बलिया में। ठीक है। वहाँ पे इसका आयोजन होता है। ये कैटल फेयर के मामले में इंडिया पे दूसरे नंबर पे है। ठीक। सबसे पहला जो है वो सोनेपुर कैटल मेला होता है जो कि बिहार में होता है। ठीक है। इससे सोनेपुर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ऐसा माना जाता है कि जो सोनेपुर मेला होता है उसमें एक समय में हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, अगर हम कहें एक यूनाइटेड इंडिया के पहले रूलर, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के, तो वो यहाँ पे आते थे अपने एक बड़े से ट्रूप के लिए। भाई उस समय ऐसा तो होता नहीं है कि कार्स और ये सब चलती थी, तो उस समय एनिमल्स ही यूज करे जाते थे लड़ाई में, चाहे वो आपके हॉर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो यहाँ से अपने जानवर खरीद कर ले जाते थे। ठीक है। सोनेपुर मेला जो है वो गंगा और गंडक जो नदी हैं उनके कॉन्फ्लुएंस पे मनाया जाता है। ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा फेयर है एनिमल फेयर। ठीक है। दादरी कैटल फेयर के बारे में वापस आते हैं। दादरी कैटल फेयर जो है वो 2 फेज में मनाया जाता है। ठीक। पहला फेज जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के 10 दिन पहले चालू होता है, जहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो अपने जानवरों को लेके आते हैं। जो दूसरा फेज होता है वो कार्तिक पूर्णिमा के बाद में चालू होता है। ठीक है। इसमें कैटल ब्रीड्स का मेला ना लग के कल्चरल इवेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है। सरधना महोत्सव। सरधना महोत्सव एक क्रिश्चियन फेयर है। ठीक है। सरधना एक जगह है जहाँ पे एक हिस्टोरिकल चर्च है जिसको श्राइन बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस कहते हैं। ठीक है। सरधना मेरठ में एक जगह है। ठीक।
ये नवंबर के फर्स्ट वीक में चालू होता है। मरियम, जो कि मदर मैरी भी जिनको कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट की माँ, उनको ऑनर करते हुए सरधना महोत्सव मनाया जाता है। ठीक। नककटैया, ये बाबा फतेह राम जी ने 1887 में इसकी शुरुआत करी थी। इसमें इन्होंने क्या मतलब सोचा था कि इस नककटैया मेले के थ्रू ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को एकत्रित करके आज़ादी की तरफ बढ़ने की सीख देते थे। ठीक है। तो ये जो ओकेजन है ये करवा चौथ के बाद मनाया जाता है। चेतगंज एरिया है वाराणसी का, वहाँ पे। ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा झांकीज लगती हैं जो कि रिलीजियस और सोशल इश्यूज में होती हैं। नककटैया, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नाक कटैया। ठीक। आपको रामायण का एक अध्याय याद आता होगा जिसमें तपोवन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के समय रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे शूर्पणखा आती है और राम से कहती है कि सीता को छोड़ दो और मुझसे विवाह कर लो। ठीक। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, मेरा तो विवाह हो चुका है और आप मेरे भाई से शादी कर लो, वो अभी कुंवारे हैं। तो लक्ष्मण जी को पता चल जाता है कि जब वो शूर्पणखा सीता जी को मारने के लिए दौड़ती हैं तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उनकी नाक काट देते हैं। ठीक। और शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई के पास यानी रावण के पास चली जाती है। ठीक है। तो इस मेले में करा क्या जाता है, इसमें स्टार्टिंग जो होती है, मेले की शुरुआत होती है, तो इसमें रामचरित मानस की घटनाओं का प्रदर्शन पहले करा जाता है। लक्ष्मण जी शूर्पणखा की सिंबॉलिकली नाक काटते हैं। उसके बाद शूर्पणखा जो है वो अपने भाई जो खर और दूषण के साथ सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है। इसको करीब लाखों लोग इस पे विजिट करते हैं, इसलिए इसको लोकली लक्खी मेला भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक। आप ये इंसिडेंट्स देख रहे होंगे जब शूर्पणखा सीता जी को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं तो लक्ष्मण जी बीच में आके अपनी जो चाकू है उससे इनकी नाक काट देते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला आपने ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। बाराबंकी में इसका आयोजन होता है। ठीक। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में 10 दिन के लिए इसका आयोजन किया जाता है, सूफी हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पे। ठीक। इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यह है कि वारिस अली शाह जी जो थे और उनके जो पिताजी कुर्बान अली शाह, इनके जो अटेम्प्ट्स थे उनको कोमेमोरेट करने के लिए देवा शरीफ मेला का आयोजन करा जाता है। काफ़ी यहाँ पे एक बड़ा कैटल मार्केट भी लगता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, हाजी जो वारिस अली शाह जी थे, वो गंगा जमुनी तहजीब के एक सिंबल माने जाते थे, इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने वाला फेयर भी माना जाता है। यहाँ पे फेयर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विजिट करते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देवा शरीफ जी की दरगाह पे जो मेले का आयोजन हो रहा है, काफ़ी दुकानें और हर चीज़। ठीक। नौचंडी मेला। नौचंडी मेला की शुरुआत 1672 में हुई थी, है ना। मेरठ में नौचंडी देवी के मंदिर में ये इस मेले का आयोजन करा जाता है और संडे के मतलब होली के बाद सेकेंड संडे में ये स्टार्ट होता है। ठीक। काफ़ी हिंदू और मुस्लिम की क्राउड यहाँ पर देखा जाता है, इसलिए इसको सिंबॉलिकली हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक खास बात यह है कि नौचंडी मेला जो है वो सिर्फ रात में ही लगता है। ठीक है।
चैत्र के नवरात्रि त्योहार से जो चैत्र नवरात्रि होती है अभी जो खत्म हुई, उससे करीब एक सप्ताह पहले ये लग जाता है, ठीक है। और आप सभी को ये पता होगा कि जो नौचंडी देवी का मंदिर है, इसी के पास में हजरत बाले मियाँ की दरगाह भी है। और जिस समय यहाँ पे भजन और कीर्तन होते हैं, उसी समय दरगाह पे कव्वाली का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो एक साथ अजान और घंटों की आवाज़ होती है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम की एक सौहार्द का प्रतीक इसको माना जाता है, ठीक है। और नौचंडी के नाम से ही एक नौचंडी एक्सप्रेस भी चलती है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, मेरठ को लखनऊ से जोड़ती है। एकमात्र ट्रेन ऐसी है जो कि मेरठ को लखनऊ से जोड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर का खिचड़ी मेला, ठीक है। गोरखपुर आप सभी जानते होंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर जी का जो गोरखनाथ मंदिर है वो गोरखपुर में ही है, ठीक है। तो गोरखनाथ मंदिर से इसकी शुरुआत होती है मकर संक्रांति में, ठीक है। एक महीने ये फेयर चलता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूले, अम्यूजमेंट स्टॉल्स, ये सारे ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक जो आपकी स्टोरी प्रचलित है, जिसमें जो गोरखनाथ जी हैं, गोरखनाथ जी जब भिक्षा मांगते हुए जाते हैं तो देवी स्वयं प्रकट होती हैं और उनसे खाना खाने का आग्रह करती हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी चीज़ वो मांग के लेके आए हुए हैं, उसी से ही खाना वो उनके लिए बनाएं, ठीक है। तो जब वो गोरखनाथ मंदिर के पास पहुंचते हैं और अपनी जो बटुकी जिसपे जल या बाकी सामान लिया जाता है वो वहाँ पे रखते हैं और तपस्या में बैठ जाते हैं, तो उनको देख के काफ़ी लोग जो हैं वो दाल और चावल उनकी बटकी में रखने लगते हैं। और विस्मृत करने वाली बात, टू द सरप्राइज, ये होती है कि जो वो कंटेनर होता है वो कभी भरता ही नहीं है, ठीक। तो तब से ही ये मान्यता है कि गोरखनाथ टेम्पल में खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट थोड़े मेले हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। तो पहला है श्रावण झूला मेला, जो कि फैज़ाबाद और अयोध्या रीजन में होता है। शुक्ल पक्ष यानी कि जिस समय मून दिखता है हमारा, शुक्ल पक्ष कार्तिक महीने की तीसरे दिन पर इसको मनाया जाता है, ठीक। राम, लक्ष्मण और सीता जी का जो आइडल्स हैं उनको मणि पर्वत पर लेके जाया जाता है अयोध्या में ही, और उसको झूला झुलाया जाता है। आप ये देख सकते हैं पालकी में राम, लक्ष्मण और सीता जी का को लेके जाया जाता है, ये मणि पर्वत में लेके जाते हैं और फिर उनको झूला झुलाया जाता है, ठीक है। दूसरा कैलाश फेयर, जो कि कैलाश एक जगह आगरा में, वहाँ पे होता है। शिव जी के ऑनर में ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर शाकुंभरी देवी फेयर, ये सहारनपुर में है। शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ एक है सहारनपुर में, वहाँ पे नवरात्रि के समय पर इसका आयोजन होता है, ठीक है। फिर कंपिल फेयर, ये फरुखाबाद के कंपिल एक जगह है, वहाँ पे है, जैन फेयर होता है। कंपिल जो है वो 13वें जैन तीर्थंकर विमलनाथ जी का बर्थ प्लेस माना जाता है, ठीक है। तो कंपिल फेयर को उसी जगह पे ऑर्गेनाइज करा जाता है, ठीक। फिर होलिकोत्सव महोत्सव या होलिकोत्सव मेला मथुरा में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि ब्रज भूमि में 45 दिन पहले से ही होली वहाँ पे चालू हो जाती। कभी फूल की होली, रंग की होली, गुलाल की होली, सूखी होली, वो सब वहाँ पे होना चालू हो जाता है, ठीक। फिर परिक्रमा मेला को हम लोग 14 कोसी मेला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्तिक महीने में जो श्रद्धालु होते हैं वो 14 कोस की परिक्रमा करते हैं। 14 कोस यानी नियरली इक्वल टू 45 किलोमीटर्स की जो परिक्रमा करते हैं अयोध्या की, जो कि सिंबल होता है श्री राम जी के 14 साल के वनवास से, ठीक है। फिर कबीर मेला, ये मगहर रीजन जो बस्ती में है,
उसमें ये मनाया जाता है हर साल जनवरी में। इसका आयोजन किया जाता है कबीर जी की याद में, ठीक है। फिर कलिंजर मेला, ये बांदा में होता है, 5 दिन का फेस्टिवल होता है, फरवरी में मनाया जाता है, जो कि बुंदेलखंड रीजन की रिच हेरिटेज कल्चर और क्विजीन को दर्शाता है, ठीक। फिर कजली मेला जो कि महोबा में ऑर्गेनाइज होता है, 3 दिन, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद इसको ऑर्गेनाइजेशन होता है और हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद रीजन, माघ महीने में इसका आयोजन किया जाता है। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में महाशिवरात्रि के मौके पे इसका आयोजन किया जाता है। सोरन मेला कासगंज में गंगा नदी के तट पर मार्गशीर्ष माघ एकादशी के दिन इसका आयोजन किया जाता है। फिर राम बारात आगरा में, ये 125 साल से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है और रामलीला सेलिब्रेशन का ही एक पार्ट है, ठीक। फिर मुदिया मेला गोवर्धन जो मथुरा में है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। इसमें क्या है कि जो श्रद्धालु हैं वो गिरिराज हिल, ठीक है, जिसको गोवर्धन भी कहते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। कब? मुदिया पूर्णिमा के दिन, ठीक है। कलिंजर जो हम लोगों ने कहा था, ये आप देख सकते हैं कलिंजर, ये कलिंजर फोर्ट है जो कि मुगल्स के समय पे भी ऑलमोस्ट अनडिफीटेड रही थी, ठीक है। लठमार होली ज़्यादातर सभी जानते होंगे, बरसाना मथुरा में होती है। आप ये देखिए, जो वुमेन है वो हाथ में लाठी लेके खड़ी होती हैं और ये जो आदमी है ये एक शील्ड लेके अपने आप को लाठियों से बचाने की कोशिश करता है। तो इस दिन क्या होता है कि नंदगांव के जो लोग होते हैं, जो मेन होते हैं, वो बरसाना आते हैं, जहाँ पे जो औरतें बरसाना की हैं वो उनको लाठी से पीटने की कोशिश करती हैं और जो आदमी है वो अपने आप को शील्ड के थ्रू यानी ढाल के थ्रू अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। काफी लोगों के दांत वांत टूट जाते हैं, सर फट जाता है इसी में ही। चल कोई नहीं, लेकिन काफी मजा आती होगी। मटकी लीला ब्रज और बरसाना रीजन में होती है। शुक्ल पक्ष भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को यानी 13th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ भाद्रपद मंथ मनाई जाता है, ठीक है। ध्रुपद मेला वाराणसी में 40 साल पुरानी जो गैदरिंग है यहाँ पे चलती आ रही है और काफ़ी क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं वो इस मेले में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। फिर हरिदास जयंती मेला निधिवन में होता है, मथुरा। ये काफ़ी पॉपुलर भी है। आप जानते होंगे कि जो रासलीला, अब माना जाता है कि श्री कृष्ण जी अभी भी निधिवन में रासलीला करते हैं, ठीक। तो ये स्वामी हरिदास जी की बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए मनाई जाती है, ठीक है। सायद सलार उर्स ये बहराइच रीजन का है। बाबा सायद सलार की मज़ार पर हर साल इसको मनाया जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। माकनपुर मेला घाटमपुर कानपुर में जो है, इसको बाबा बदुद्दीन जिंदा शाह की मज़ार पर मनाया जाता है। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में गंगा के किनारे पर मनाया जाता है माघ महीने में। गोला गोखरनाथ मेला लखीमपुर खीरी में एक काफ़ी प्राचीन शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे श्रावण महीने में यानी सावन में इसका आयोजन करा जाता है। देवीपटन मेला जिसको नवरात्र मेला के नाम से भी जानते हैं, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पातेश्वरी देवी शक्तिपीठ में इसको चैत्र नवरात्रि के समय मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि जो मार्च और अप्रैल के बीच में चैत्र नवरात्रि जो होती हैं उनको चैत्र नवरात्रि कहते हैं, ठीक है। फिर नवरात्रि मेला मिर्ज़ापुर में देवी विंध्यवासिनी के जो मंदिर है उसमें मनाया जाता है ये चैत्र और शरद नवरात्रि में। शरद नवरात्रि वो जो दशहरे से पहले वाली होती है और चैत्र नवरात्रि अभी आपको बताई मार्च अप्रैल वाली सॉरी। फिर रामनवमी मेला अयोध्या में, ये रामनवमी के दिन ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर गणगौर मेला ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोकुलपुरा और मोती कटरा आगरा
में इसको मनाया जाता है, चैत्र महीने में। गौरा यानी कि पार्वती जी और शिव जी के मिट्टी के बने जो मूर्तियां हैं उनको लेके बाहर निकलती हैं औरतें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शिव जी और जो गौरा मैया हैं यानी पार्वती जी, इनके मिट्टी से बने पुतले लेके महिलाएं बाहर निकलती हैं। ठीक है। दशहरा रामदल, ये प्रयागराज रीजन में है, काफ़ी बड़ी झांकी श्री राम जी की निकलती है यहाँ पे शरद नवरात्रि के 6वें दिन। ठीक है। फिर गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर और अतरौली में है, आजमगढ़। आश्विन महीने में मनाया जाता है इसको, बाबा गोविंद साहब के को कोमेमोरेट करने के लिए। तारकुल्हा मेला गोरखपुर में चैत्र नवरात्रि में मनाया जाता है और 1 महीने तक ये चलता है, तारकुला देवी टेम्पल के पास। ठीक है। तारकुला देवी टेम्पल में ही, चौरी चौरा के पास। चौरी चौरा आपको पता ही होगा, चौरी चौरा क्यों फेमस है, कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक। फिर किच्छोछा शरीफ मेला अंबेडकर नगर में होता है। सूफी संत जो थे सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी, इनकी मज़ार में इसका आयोजन किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है और काफ़ी कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर काफ़ी फेमस है, नाना साहेब आप जानते ही होंगे, पेशवा, जिनका आखिरी समय जो है वो बिठूर में ही कटा था, और जो 1857 के जो रेवोल्यूशन है उसमें बिठूर कानपुर का बहुत ही एक बड़ा पार्ट था। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे काफ़ी फोक कल्चरल इवेंट्स देखने को मिलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की प्रदर्शनी लगती है। 1857 यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानी जाती है, उसको अभी यहाँ पे शोकेस देखने को मिलता है। फिर संकट मोचन संगीत उत्सव, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, संकट मोचन यानी कि हनुमान जी से रिलेटेड होगा। ठीक। ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली, जहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक और डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हनुमान जी। ठीक। फिर कल्की महोत्सव, कल्की महोत्सव संबल में काफ़ी रिलीजियस सेरेमनीज और गैदरिंग्स होती हैं यहाँ पे। सूलाकुल महोत्सव आगरा में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक माना जाता है ये भी। सैफई महोत्सव, ये काफ़ी लोग जानते होंगे, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी का ये काफ़ी के समय पे ये काफ़ी एक बड़ा आयोजन इसका होता था इटावा में। 15 दिन का बॉलीवुड नाइट होती थी, आखिरी दिन पे काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स यहाँ पे आते थे, लेकिन 2016 से इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक। फिर यूपी की टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ मेले ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। ठीक है। उनमें से कुछ है लखनऊ महोत्सव, जो कि नाम से ही पता है लखनऊ में होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राफ्टमैन, पोएट और फार्मर्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और नवंबर के महीने में इसको मनाया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसका करा जाता है। कल लखनऊ नवाबों का शहर, आप सभी को पता है, यहाँ पे काफ़ी कल्चरल और हेरिटेज वैल्यूज़ इंडिया की लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हीं को शोकेस करा जाता है और 1975 से लखनऊ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फिर काशी गंगा महोत्सव, जो कि बनारस यानी वाराणसी में इसका आयोजन होता है प्रवासी भारतीय दिवस के दिन। प्रवासी भारतीय दिवस आपको सबको पता होगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे बापूजी साउथ अफ्रीका से लौटकर इंडिया में वापस आए थे। ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट्स और डांस का आयोजन किया जाता है। फिर आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। शिल्पोत्सव या फिर शॉपिंग फेस्टिवल, ये नोएडा में आयोजन कराया जाता है, 10 दिन का ये फेयर होता है, 2008 से ऑर्गेनाइजेशन इसका करा जा रहा है और इसका मेन जो फोकस होता है वो किस पे होता है, क्राफ्ट्स पे, उत्तर प्रदेश की क्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक। ताज महोत्सव ताज नगरी आगरा में 1992 से इसका आयोजन किया जा रहा है।
इसका जो आयोजन है वो ताज महल के बगल में ही एक शिल्प ग्राम है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है। ठीक, इसमें उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट, कल्चर, क्विजीन, म्यूजिक, डांस, इंडिया और उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर गंगा वाटर रैली या फिर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो प्रयागराज से वाराणसी रीजन में मनाया जाता है फरवरी में, और काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि कान्याकिंग और कैनोइंग। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्या है, नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा तो आपको बता देंगे। ठीक, फिर कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में श्रावण महीने में होता है। इसको कजरी कजरी आपको पता है, कजरी एक गाना भी होता है, ठीक है, जो कि सावन महीने में ही गाया जाता है। तो उसी से ये कजरी महोत्सव भी रिलेटेड होता है। फिर गोरखपुर महोत्सव, ये गोरखपुर में आयोजन होता है इसका जनवरी में, और इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और कल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस करता है। फिर आखिरी आता है हमारा बुद्ध महोत्सव, जो कि बुद्ध जी के लाइफ के जो जहाँ जहाँ पे कटी थी, सारनाथ, कौशाम्बी, सिद्धार्थ नगर, संकिसा, श्रावस्ती और कुशीनगर, वहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, तो इस मेले में क्या होता है, इसमें बुद्ध जी की जो लाइफ है और प्रिंसिपल्स जो उनके थे उसके एक झलक देखने को मिलती है, अलॉन्ग विद द लोकल क्राफ्ट्स और कल्चर। जो बुद्ध महोत्सव जो है सारनाथ में 1998 से बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्ध जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फेयर्स है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग फेस्टिवल्स उत्तर प्रदेश के पढ़ेंगे, जिसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस, जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उत्तर प्रदेश के, फिर स्पेसिफिक फेस्टिवल्स जो उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, फेस्टिवल से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आने तय माने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे, और ये यकीन मानिए अगर ये पूरा आप लेक्चर सीरीज देखते हैं तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो आपको ना आता हो। ठीक, थोड़ा सा बोरियत आपको लग सकती है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक और हल्के पल के थ्रू आपकी बोरियत को थोड़ा हम कम भी कर देंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखिए और कोशिश करते हैं कि हम और आप मिलकर इस बार आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।